बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और वीकेंड आपका शानदार गुजरा होगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें करनी है ओवर द वीकेंड। मौसम भी बहुत खुशगवार रहा, लेकिन उसकी वजह से बहुत सा निज़ाम ज़िंदगी बहुत सारी जगहों पर ख़राब भी रहा है। बात करेंगे तफसीलन उसकी आगे पर बढ़कर, लेकिन अभी बात करते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की, जिसका पहला मरहला आज हो रहा है और 3 अजला मीरपुर, कोटली, भिंबर में 13 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातें शामिल हैं। जी हाँ, आज़ाद उम्मीदवारों समेत 288 उम्मीदवार मैदान में हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अगस्त को होगा। और पूंछ डिवीजन की बात करें तो उसमें पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इस सारी सिचुएशन को जी अभी हम डिस्कस करते हैं। आसिफ रजा मीर हमारे नुमाइंदे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हालात हैं इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं? कैंपेन बड़ी भरपूर तरीके से चलाई गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से, किस तरफ अवाम का टिल्ट दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत तवील थी, लेकिन बिल आखिर वो दिन आ गया। आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मीरपुर, कोटली, भिंबर तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। बावजूद इसके कि बहुत सारे इश्यूज से गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के अंदर मज़ाहमत का भी सामना था और ये भी क्या सराहियाँ हो रही थी कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मुद्दत 3 अगस्त को ख़त्म हो रही है और आइनी तौर पर उससे पहले इंतखाबात का अमल नागुज़ीर था और इसीलिए पहली मरतबा रियासती तारीख में मरहलावार इंतखाबात का ये जो अमल है आज शुरू हो चुका है। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन, दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें या इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो क़यादत है, यहाँ पे आए, बहुत सारे जलसे जुलूस हुए, रैलियाँ हुई, लफ्जी गोलाबारी हुई, बहुत सारे मसाइल भी डिस्कस हुए। लेकिन अब देखना यह कि सारे अमल में किस हद तक वो कामयाब रहे वोटर्स को निकालने में, चूंकि सियासी तजिया निगारों का ये कहना है कि माजी में जिस तरह टर्न आउट बहुत ज्यादा रहा, आज़ाद कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लोग इंतखाबी सरगर्मियों में इसकी गहमा गहमी में बहुत जो है वो दिलचस्पी के साथ शरीक होते हैं। तो अब की बार ये एक टेस्ट केस है, ये नॉर्मल हालात नहीं है उस तरह के जिस तरह से पहले इलेक्शन होते रहे कि लोगों को इंतखाबी इस मुहिम के बाद पोलिंग स्टेशन तक लाना, जैसे हम खुद एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और उनसे वोट पोल कराना और फिर मरहलावार जो इंतखाबात हैं, यहाँ के इंतखाबात का, यहाँ के रिजल्ट का मुजफ्फराबाद और गावलाकोट पर भी बताया जा रहा है। जी, टर्नआउट इस वक्त कैसा है, आप कैसा देख रहे हैं? आप बता रहे हैं कि माजी के मुकाबले में जो इलेक्शन में टर्नआउट होता था वैसा एक्सपेक्टेशन भी मौजूद नहीं थी, लेकिन इस वक्त 14 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कितना टर्नआउट देख रहे हैं और अब क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मीरपुर में सुबह का वक्त है और आज जो धूप की शिद्दत है वो भी ज़्यादा है और लोग यहाँ पे तरजीह देते हैं कि वो आके पहले यहाँ पे अपना वोट पोल करें, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस हवाले से मीरपुर शहर के अंदर हमने एक्टिविटीज़ देखी। हम कोटली भी गए और डिस्ट्रिक्ट भिंबर भी गए, वहाँ निस्बतन कम एक्टिविटीज़ देखने में आई, लेकिन मीरपुर चूँकि डिवीजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हमने ज़्यादा गहमा गहमी देखी और इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर थी। माजी में चूँकि एक ही दिन इलेक्शन होते थे रियासत भर में, तो इसलिए टर्न आउट ज्यादा होता था। तो इस मरतबा चूंकि मरहलावार हो रहे हैं और बीच में 1-1.5 माह एहतजाज की भी आपने वो कैफियत देखी होगी, इंटरनेट बंदिश का मामला भी था, तो इस वजह से शायद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह माजी में 60, 65, 70 तक हमारा टर्न आउट रहा, बल्कि बहुत हल्कों में इससे भी ज्यादा रहा है, तो शायद इस दफा टर्न आउट कम रही, एक्सपेक्टेशन है। और ये बात ये भी कहा जा सकती है कि शायद माजी की निस्बत ज्यादा भी लोग निकले। अब देखना ये है कि क्या वो अपने वोटर्स को निकाल पाए हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले कोटली बात हुई है, हमारी टीम कोटली में वहां पर मौजूद है, तो उनका ये कहना था कि अभी वहां पे इस तरह जो प्रोसेस है पोलिंग का वो शुरू नहीं हुआ। मीरपुर में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, पाक फौज की ज़रिए निगरानी ये इंतखाबात हो रहे हैं और लोग इसमें आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जूं जूं दिन आगे बढ़ेगा, जूं जूं जो है वो लोग जागेंगे, आएंगे। चूंकि आज रात तक, हम रात 3 बजे तक हमने
सारे अमल को बड़े करीब से देखा तो आखिरी वक्त तक जो उम्मीदवार थे वो अपने लोगों के साथ राब्ते में थे। अभी बहुत सारे लोग सो भी रहे होंगे, अभी वो उठेंगे, आएंगे, आपको पोलिंग स्टेशन पर गेमा गेमी नजर आएगी। कश्मीर में वैसे भी लोगों का सियासी रुझान बहुत ज्यादा है। राइट, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, आप अपडेट कर रहे थे। गाहे बगाहे आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। आमिर लियास राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। फाइनली सर, हम देख रहे हैं कि जो वफाक के हलीफ हैं वो यहाँ पर हमें हरीफ बनकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर जो दो बड़ी सियासी जमातें जो मद्दे मुकाबिल आ रही हैं उनकी जानिब से। कैसे देखते हैं आप? वो माजी के हलीफ नहीं, वो हाल के भी हलीफ हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वफाक के भी इस सेंस में, और बलूचिस्तान में, और 2 सूबों में गवर्नर उनके हैं पीपल्स पार्टी के, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 2 सूबों में गवर्नर हैं, और इत्तेहादी वो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे मुताहरिब नजर आ रहे हैं, और इनके मुताहरिब नजर आने से ही इलेक्शन का रंग जमा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कुछ था, बिलावल भुट्टो वहां थे, नवाज शरीफ साहब ने तो एक मीटिंग की थी वहां पे, और बाकी उनकी पार्टी के लोगों ने जलसे किए। आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ ने खुद 2 जलसे किए हैं, और मरियम नवाज आई हैं, फिर पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वफाकी वज़रा, ख्वाजा साद रफ़ीक, इस तरह के लोग सारे आज़ाद कश्मीर में, और जो 12 महाजिर नशिस्तें हैं उनके ऊपर भरपूर अंदाज में कैंपेन की है। तो फिर जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ तंज़ दिए गए हैं, उससे ये रंग लगा, जिससे आपने कहा कि आज मुताहरिब हैं 2 सियासी जमातें जो कल तक हलीफ थी, वो अपना अपना स्टेटस बरकरार रखते हुए लोगों को ये बावर कराने में कोशिश करते में मेरे ख्याल में कामयाब हुए हैं कि हम जेन्युइन इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और लड़ भी रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत बनाने के लिए दोनों पार्टियां PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों भरपूर कोशिश कर रही हैं। और फिर जैसे अभी आसिफ रज़ा मीर बता रहे थे, फिर गुमसान का रन है आज मीरपुर डिवीजन में 13 नशिस्तों पर, देखें फिर क्या टर्न आउट आता है और क्या वैसे ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है कि कहीं पर आप हलीफ हैं, कहीं पर आप इत्तेहादी हैं, दूसरी जानिब आप कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के माबैन। और क्या ये जो पार्टीज इस वक्त कंटेस्ट कर रही हैं, इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इनका एक माजी है, जिसकी वजह से इनको ये पता है कि किस तरह से कंटेस्ट करना है। बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मुनहरिफ हो जाती हैं अपने रास्तों से और इस जमहूरी रास्ते से। देखें, यही इशू है, और यही वाकई जमहूरियत का रंग है कि बिल्कुल इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और उस इलेक्शन में भी कहीं जहां मुखालिफ तकड़ा हो तो आपस में हलीफ भी बन जाते हैं। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में ये होता है कि मरकज की सीट पे आप इत्तेहाद कर रहे हैं और सूबाई की सीट पे आपस में लड़ाई हो रही है, तो ये चलता है, और यही जमहूरियत में होता भी है। कहीं JUI पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती है, कहीं JUI नून के साथ खड़ी होती है, इसी तरह PTI भी एडजस्टमेंट करती रही। अभी तो उनका चूंकि इंतखाबी निशान नहीं है और बतौर पार्टी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आज़ाद लोग लड़ रहे हैं, उनके हामी जो हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर है कि ये आज मरला है, फिर 2 तारीख को मुजफ्फराबाद में है, और पाकिस्तान भर में फैली हुई 12 जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उस पे इलेक्शन है, और उसके बाद फिर 10 तारीख को आखिरी मरहला पूंछ डिवीजन का है, जहाँ पे सियासी तौर पे हालात में कुछ गड़बड़ मौजूद है। जाहिर है रावला कोर्ट में वो लोग बैठे हुए हैं कलअदम एक्शन कमेटी के, तो इस दौरान तवक्को की जा सकती है कि शायद कुछ बेहतरी की बात बन भी जाए। अच्छा, और आमिर साहब ये जो बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, हलीफ जो हैं यहाँ पर वो हरीफ बने हुए हैं, जिस तरीके से दोनों सियासी जमातों ने कैंपेन की वो हमारे सामने, लेकिन अब कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला भी चल निकला है, जिसमें हल्का LA-10 कोटली में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो धांधली का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी के जो चौधरी यासीन हैं, उनके घर से पोलिंग बैग्स समेत जो पकड़े गए प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी जानिब फिर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि बसों और ट्रकों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन पर, जिस तरह से वहाँ वो ग्रीन जो बसेस है वो पहुँचाई गई हैं। तो ये कुछ असर डालेंगे ये इल्ज़ामात इन इंतखाबात पे? ये इंतखाबात का खासा है। अब ये धांधली वाले पोलिंग बैग्स का निकलना, ये भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन डालता है, और उनकी चेकिंग के लिए बड़ा जरूरी केस है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो मरियम नवाज ने बसें भिजवाई हैं, तो उनको कल फिर बताया गया कि जब्त कर लिया गया है। जाहिर है कि वो जो जब्त करने से मुराद ये है कि उनको रोक लिया गया है कि वो पब्लिक में नहीं चलेंगे, और पब्लिक में चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है चूंकि आज़ाद कश्मीर में, वो वैसे ही तैयार नहीं थी, और शिकायत भी उन लोगों ने की थी कि क्यों इंतखाबी मुहिम पे असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक बयान देखा था
कि आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किए बगैर वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आ सकते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए। तो ये भी एक मौजूदा सिचुएशन के आप आए, कंपेन करें और जहां जहां इंतखाबी खिलाफ वर्जी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपने फैसले भी ले, एक्शन भी ले। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ये जो इत्तेहाद हमें आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इलेक्शन में नजर आ रहा है, वो JUI का पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो MQM के साथ, ये भी फितरी इत्तेहाद आप देख रहे हैं या ये गैर फितरी है? नहीं, देखिए, सियासी एडजस्टमेंट इसी चीज को कहते हैं कि जो एक महाजरीन की सीट है जिसमें कराची में भी वोट है, आपको पता है उसका, तो वो MQM की जरूरत होती है कि कराची के अंदर जो वोट है महाजर का, वो PMLN ने अपनी हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमात जो MQM ज़ाहिर है वफाकी वजारतों में भी शामिल है, 2 में हुकूमत की बाकायदा तौर पे इत्तेहादी इस तरह बनी हुई है जिस तरह पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत की हिमायत करती है लेकिन वफाक की हुकूमत में शामिल नहीं है। और JUI अपोजिशन में बैठी है और पीपल्स पार्टी की अपनी एडजस्टमेंट है। वो तो सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। सब एक दूसरे को देखते हैं कि अच्छा जी, बदले में मुझे क्या सीट पे एडजस्टमेंट करते हैं आप, दूसरा क्या एडजस्ट करता है। तो इलेक्शन में तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी तरफ हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में मड़ोड़ तो खासे उठ रहे हैं और वो सामने भी आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जिस तरह से जो इश्तियालंगेज़ बयानात दिए गए भारतीय वज़ीर दिफ़ा की जानिब से, उनकी शदीद मज़म्मत हुई है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि ये गैर ज़िम्मेदाराना जो बयानात हैं, ये इनकी मज़म्मत की जाती है। ख़ास तौर पर कश्मीर कॉज़ को, कश्मीर के तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से वो शख्स पकड़ा गया है और जॉइंट एक्शन कमेटी से वो मवाद वसूल करता है, उसके ताने बाने भी वहां से ही मिलते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में? इसके अंदर आप ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा का बयान भी शामिल कर लें। उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है इंडियन वजीर दिफा को और बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक है। तारड़ ने तो वो साजिश के बखिए उधेड़े हैं जो इस तरीके से राह यहाँ पे हैंडलिंग कर रही है चीजों को और लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है बयानिया साजी के लिए। तो बिल्कुल जिसकी जिम्मेदारी थी वजारत खारजा इंटरनेशनल सतह पे, बाकायदा ये बयान फिर पूरी पाकिस्तान की एम्बेसियां और हाई कमीशन भिजवाते हैं कि जी ये देखें पाकिस्तान की सरकारी सतह पे ये पोजीशन है। पॉलिटिकल सतह पे वजीर दिफा ने वजीर दिफा को जवाब दिया है और जो साजिश की जा रही थी राह की तरफ से उसके ऊपर वजीर इत्तलात ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सारी बातें बताई हैं। और ये शुरू दिन से इंडिया का वतीरा रहा है कि आंखों में धूल झोंकने के लिए मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाना, कभी तड़ियां लगाना, फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी मिल जाता है उनको। और 10 मई के बाद से तो वो अभी सिर्फ लगे हुए हैं कुछ, बल्कि उन्होंने इत्तलात ये भी आई, आपको पता है कि रिपोर्ट किया गया कि जी वो न्यूक्लियर वारहेड्स की तनसीब की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है पाकिस्तान ने तो बहुत पहले से तैयारी की हुई है इस मामले की। 10 मई को भी हमने अपनी स्पेशल जो कमेटी है जो न्यूक्लियर वारहेड्स के हवाले से फैसला करती है, उसकी भी एक कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन फिर इंडिया को समझ आ गई कि ये तो अभी हम रिवायती जंग में भी इनसे आगे नहीं निकल रहे, जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो वो अमेरिका के जरिए सीज फायर पे आया था। तो अभी भी जो तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे उनकी तैयारियों पे नजर है। बर्री फौज हो, उनकी फिजाई फौज हो, आपको पता है कि जिस तरीके से नेवी उनकी थी मूव नहीं कर सकी थी और साइबर वारफेयर में तो हमने उनको हिलने ही नहीं दिया। फिर एयरफोर्स उनकी 7 मई को जो कुछ उनके साथ हुआ, 10 को वो 400 किलोमीटर दूर रहे पाकिस्तान से। तो हम अब भी बता रहे हैं उनको कि अभी तो हमने सिर्फ अल-फतेह 1 इस्तेमाल किया था। डॉक्टर कदीर का माल मरहूम का तो सारा अभी रखा हुआ था। तैयारी रखें आप, इंशाल्लाह आपको जवाब तो हम दंदान शिकन ही देते हैं जब भी देते हैं, वो तो बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अभी जो बयानात का जो सिलसिला था इन जमातों का, उसमें उनका आपने सुना ही होगा कि कश्मीर और कश्मोर का मिजाज और फिर मीरपुर और मीरपुर खास का मिजाज, आपको लगता है एक जैसा है? नहीं, देखें ये सियासत के रंग है ना, राजनीति इसी चीज का नाम है कि नवाज शरीफ ने कहा कि बिलावल तुम बरखुरदार हो हमारे, इसको सीरियस न लेना बात को इतनी ज्यादा। और बिलावल ने कल खासा सीरियस लिया हुआ था, सारा दिन वीडियो पैगामात नशर करते रहे, सारे टेलीविजन ने भी चलाए उनके, कि एक एक बात का जवाब दे रहे थे। क्योंकि असल में तंजिया गुफ्तगू बिलावल भुट्टो की तरफ से पहले स्टार्ट हुई थी जो मैं समझता हूँ, और फिर वो जवाब में PMLN की तरफ से राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा साद रफीक हो, फिर मरियम नवाज, सब ने अपनी अपनी जगह पे आके जवाबात दिए। और फिर अज़मा बुखारी भी आ गई मैदान में। मरियम औरंगजेब तो मुसलसल
कंपेन चला रही हैं, आपको पता है, तमाम महाजिर नशिस्तों के ऊपर भी, और वो नवाज शरीफ साहब के जलसों के अंदर भी साथ ही मरियम नवाज के आती रही हैं। और कल भी उन्होंने जो महाजिर नशिस्तें हैं, रात गए तक उनकी इलेक्शन मुहिम बाकायदा चल रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई सलमान रफ़ीक है, मुसलसल जो वज़रा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये मैंने ख्वाजा साहिबान के नाम लिए, ये सारे कश्मीरी हैं, तो वो अपनी बरादरी की निस्बत से भी लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, मिलने जाते हैं, पूछ रहे हैं। सारों की हलकों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो नाराज हुए, कुछ उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महाजिर नशिस्तों पर बात की, और बिल्कुल फैसल राठौर के ऊपर ये बात आ रही है कि इस दफ़ा कलअदम कमेटी को जब हरकत में लाए हैं वो इसीलिए लाए थे कि शायद ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं इसके ऊपर कोई वो फैसला करा सकेंगे, इनको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आने वाली असम्बली फैसला करेगी, और फिर इन्हीं के दौर में कलअदम भी करार दिया गया, जिसे अब बिलावल मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लिया जाए, ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके जिनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो रावला कोर्ट में बैठे हुए भी हैं। तो ये बहरहाल सियासत इसी चीज का खेल है। हम और आप देख रहे हैं, पहले साबिक वजीर आज़म अनवारुल हक ने सियासी जमातों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में कलअदम कश्मीर कमेटी जो है अब उसको भरपूर यूज किया, और पाकिस्तान भर के लोग उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, 3 रुपए यूनिट पे बिजली के, और आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों को उसका फायदा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नफरत अंगेज कैंपेन कलअदम कश्मीर कमेटी ने चलाई, उसका कोई उनको आगे चल के कोई, मुझे नहीं लग रहा कि फायदा होगा। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरला है जो आज से शुरू हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। इस पर मजीद बात भी करेंगे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले भी दोबारा से बात करते हैं। खालिद क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जो अभी पोजीशन है वो कैसे आप देख रहे हैं? किस जमात की पोजीशन आपको स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और इन हलकों में किस किस जगह पर आपको लग रहा है कि बड़ा ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है? अच्छा, पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जो आज इंतहाबी अमल आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है, इस इंतहाबी अमल का जो इनकाद था वो वहाँ की जो कशीदा सूरत हाल थी उसमें बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज था। लेकिन इंतखाबात के अमल को शुरू कराने में हमारी हुकूमत और रियासत जो है उन्हें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये इंतखाबात अगर आप देखें, एक डिवीज़न के इंतखाबात हो रहे हैं, मीरपुर डिवीज़न के, और वहाँ पर कशीदगी के बायस, आज़ाद कश्मीर के अंदर कशीदा सूरत हाल के बायस ये ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी हसार के अंदर जो है वो इंतखाबात जो हैं वो पहली दफ़ा होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें 14 लाख वोटर्स हैं, और 22,000 वहाँ पर जो इंतहाबी अमल है उसको पुरअमन बनाने के लिए, पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी जो है वो तैनाती की गई है। और अब तक जो सूरत हाल वहाँ आ रही है, जो इतलात आ रही हैं, बड़े पुरअमन तरीके से इंतहाबी अमल जो है वो जारी है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है। और दूसरा, जो मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्के हैं उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मीरपुर की नशिस्तें हैं, जो कोटली की नशिस्तें हैं, और जो बिम्बर की नशिस्तें हैं, वहाँ पर बड़े दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले जो हैं वो हो रहे हैं, और बड़े अहम इलेक्शंस भी कई हलकों के अंदर हो रहे हैं। वहाँ पर देखिए कि मीरपुर शहर के अंदर जो साबिक सदर थे आज़ाद कश्मीर के, और साबिक वज़ीर आज़म भी कई बार रह चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनके जो साहबजादे हैं वो वहाँ पर जो है उनकी नशिस्त से इलेक्शन जो है वो कौमी वहाँ का MLA का इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद जो हैं वो उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर जो है बड़ा कांटेदार जो है वो मुकाबला। इसी तरह कोटली के अंदर वहाँ से पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी यासीन, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पिछले इलेक्शन में जो है वो 2 नशिस्तों से जो है वो वहाँ से कामयाब हुए थे, और एक नशिस्त पर उनके जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो मुंतखब हुए, और एक नशिस्त पर चौधरी यासीन जो हैं वो कामयाब हुए। और इसी तरह बिम्बर के अंदर
वहाँ पर भी साबिक़ वज़ीर आज़म जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो आज़ाद हसीयत में जो हैं वो MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारक फ़रूक जो हैं वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। और वहाँ पर इस ज़िला के अंदर जो है वो एक नशिस्त पर इस्तेहकाम पार्टी जो है उनके एक उम्मीदवार हैं, वो उनकी भी बड़ी अच्छी जो है वो पोजीशन है। और इस तरह इस डिवीज़न के अंदर जो आपने कहा कि वहाँ पर की सूरत हाल जो है उसके मुताबिक तो वहाँ पर मजमूई तौर पर जो है वो सख्त मुकाबले हैं, कांटेदार मुकाबले हैं। आप किसी हल्के के अंदर भी यकतरफा सूरत हाल की आप बात नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल के बायस वहाँ पर जो इंतहाबी अमल है, इंतहाबी मुहिम है उम्मीदवारों की, वो दबाव का शिकार रही। लेकिन इलेक्शन जब खुला उस वक्त है जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर के इंतहाबी मैदान में कूदे, वहाँ पर जलसे शुरू किए, जलसे किए। उससे जो है फिर इलेक्शन जो है जो दबाव का शिकार थी इंतहाबी में है वो उसके बाद जो है वो खुल गई और उसके बाद जो है भरपूर इंतहाबी मुहिम और ज़ोरदार इंतहाबी मुहिम जो है वो पार्टियों ने चलाई। और इससे जो दो बड़ी पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके उम्मीदवारों में, कारकुनों में, लीडरों में आबाद मकामात पर जो कशीदा सूरत हाल, सियासी कशीदगी के वाक़यात जो है वो भी सामने वैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो हम जानते ही हैं कांटे का मुकाबला उनका। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, आपको भी ऐसे लगता है? देखिए, इस्तेहकाम पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी इलेक्टेबल हैं। वो भी पहले कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले भी MLA रहे हैं, पहले भी जो हैं वो हुकूमत में शामिल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो इसका वो बेनिफिट जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के उम्मीदवारों को भी मिल रहा है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो मॉडल शुरू हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से, जिसमें आपने देखा कि वहाँ पर जो इस्तेहकाम पार्टी के उम्मीदवार थे वो भी वहाँ पर पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे और इस्तेहकाम पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो वहाँ से मजबूत उम्मीदवार थे, इलेक्टेबल थे, वो इलेक्शन हार गए। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे उनमें से 4 जो आज़ाद मुंतखब अरकान थे फिर वो जो है वो इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो गए और इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने के बाद अब वो 4 के 4 अरकान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की काबीना का हिस्सा हैं। और मुझे यहाँ भी लगता है कि चूँकि दोनों पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, अच्छा। तो इसमें जो तीसरी कुव्वत होगी ख्वाह वो छोटी होगी, साइज उसका छोटा होगा, लेकिन लगता है कि उनका रोल भी जो है अब वो GB वाला जो मॉडल है वो आपको लगता है कि वैसा हो सकता है यहाँ पर भी, आज़ाद कश्मीर में भी? अब मुझे तो लगता है कि आज़ाद कश्मीर में भी होगा और आगे चलकर जब पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे तो आम इंतखाबात होंगे तो वहाँ पर भी इस तरह का मॉडल जो है वो जा सकता है। क्योंकि हर दौर में यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर तीसरी कुव्वत जो है वो गूंजती रही है, तीसरी कुव्वत की कोशिशें रही हैं और बाद औकात जो है वो तीसरी कुव्वत कामयाबी हुई है। यहाँ पर देखें पंजाब के अंदर पहले हो चुका है कि 93 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में थी वफाक के अंदर और सूबे में जो जनेजो लीग थी उनके 18 अरकान जो है वो मुंतखब हुए थे और फिर पीपल्स पार्टी की 100 से ज़ायद अरकान थे वो वज़ीर आला नहीं बना सके, वो मंजूर वट्टू को 18 अरकान के साथ उनको वज़ीर आला बनाना पड़ा। बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अभी जो पहला मरहला है इसके मुकम्मल होने पर जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो आने वाले मराहिल में उम्मीदवारों की जो इलेक्शन है उस पर कितना असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल असरअंदाज होंगे और ये 3 मरहलों में इलेक्शन जो है वो हो रहा है। पहला मरहला जो है वो मीरपुर डिवीजन का आज इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा और इसके नताइज जो हैं अगले 2 मराहल में जो इंतखाबात होंगे उस पर भी असरअंदाज होंगे। और इसमें देखा कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात होते थे वो भी 2 मराहल में होते थे। पहले कौमी असम्बली के होते थे,
फिर वो सूबाई असम्बलियों के होते थे, और जो कौमी असम्बली के नतायज होते थे वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होते थे। और इसका सबसे बड़ा वाक़या असरअंदाज होंगे डेफिनेटली, जो इस मरहले में पार्टी जो है जिसकी शपथ होगी अगले मरहल पर वो असरअंदाज होगी। बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के आगाज़ में हमने सरसरी सी बात की थी मौसम के हवाले से, ज़रा तफसीलन भी इसको जान लेते हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। आप जानते ही हैं कि पंजाब के कई इलाके हैं बारिशों और सैलाब से तबाही वहाँ पे दिखाई दे रही है। मुल्क भर में मानसून बारिशों से मामूलात ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गए हैं, और ये जो तीसरा स्पेल है ये कब शुरू होगा, इसके बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया। इरफान विक साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत सारे स्पेल्स, मोर देन 10 स्पेल्स थे जो हमें इस दौरानिए में दिखाई दे रहे थे, और अब जो है हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीसरे स्पेल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा स्पेल काफ़ी ताकतवर था, तीसरे स्पेल की क्या पेशगोई है? देखिए, अभी जो ये वाली बारिश वाला सिलसिला था, ये अब इसमें कमी आ गई है। अगर आने वाले आज और कल 2 रोज़ पे जो है इतनी ज़्यादा बारिश मुख्तलिफ इलाकों में नहीं है, ताहम जो है लोकलाइज्ड बारिश हो सकती है, जिसमें शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हो सकते हैं, कुछ 1-2 इलाके, ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह जो हमारे जो बस्ती इलाके पंजाब के इलाके होंगे, या शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके जिसमें सुलेमान की पहाड़ियाँ शामिल हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पे बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर जितने भी मैदानी इलाके होंगे वो गर्म और हब्स की कैफियत में रहेंगे, और इसी दौरान जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पर भी कोई ख़ास वेदर नहीं है, ताहम जो लोकलाइज्ड जो है वो बारिश हो सकती है। अच्छा इरफान साहब, ये जो स्पेल है, थर्ड स्पेल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह अली ने कहा कि सेकंड जो स्पेल था खासा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी तगड़ा स्पेल था, क्या ये जो स्पेल है इतनी ही शिद्दत का होगा, इससे ज़्यादा शिद्दत का होगा, या इसकी शिद्दत में हमें कमी देखने को मिलेगी? देखिए, जो अगला स्पेल है वो तकरीबन बुध को जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। पाकिस्तान के जो बलाई इलाके होंगे, ख़ास तौर पे कश्मीर और इससे मुल्का इलाकों में, यहाँ से बारिश का आगाज़ होगा, और ये तकरीबन अगले फिर 4 से 5 रोज़, बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते तक जो है ना ये वो वाला स्पेल जो है ना हमारे पास रहेगा, जिसमें जो बलाई इलाके होंगे उसमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। अगेन दोबारा से जो हमारे ख़ास तौर पे जो मशरकी दरिया हैं, इनके जो कैचमेंट्स होंगे यहाँ पर बारिशें होंगी। इसके अलावा जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे यहाँ पर बारिशें हैं। इसके अलावा जो बस्ती पंजाब के इलाके होंगे और जनूबी पंजाब के इलाके जहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। और बाद में ये जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध, जिस तरह अभी सिंध में बारिशें हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले स्पेल में भी सिंध में बारिशें एक्सपेक्ट होंगी। राइट। अच्छा इरफान साहब, ये तो क्लाउड बर्स्ट वाली बातें तो बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं। लाहौर में भी कुछ लोग कह रहे थे कि जी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, इस मिथ को भी जो बस कीजिएगा, और साथ ही भी बताइएगा कि जो साहली इलाके हैं हमारे कराची समेत, उनकी क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, जो क्लाउड बर्स्ट की आपने जो बात की ना कि लाहौर में भी कहा गया, तो लाहौर में हमने देखा है कि 4 घंटे में ये बारिश हुई थी। जो बारिश आपके पास एयरपोर्ट पे जो है ना वो मैयर हुई 252 मिलीमीटर, और ये टूट के बारिश हुई है। ये 1 घंटे में बारिश नहीं हुई, तो ये 4-5 घंटों में हुई है बारिश, टूट के बारिश हुई है। हर घंटे में किसी में 60 है, किसी में 70 है, और किसी में 50-40, इस तरीके से जो है ना वो करके वो कम्युलेटेड हुई है। तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता आपका फिर क्लाउड बर्स्ट। अच्छा, और बाकी जो आपने बात की सारी इलाकों की, तो सारे इलाकों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगला स्पेल होगा उसमें उम्मीद है कि वहाँ पर भी बारिश होगी। अच्छा, और इरफान साहब, लास्ट ईयर तो जो पैटर्न था उसमें वो जेहलम वाली पट्टी पूरी मुतासिर हुई थी, इस बार भी लगता है कि वही पैटर्न रहेगा या इस बार चेंज है? देखिए, इस बार भी जो हमारे पास जो वेदर सिस्टम्स आ रहे हैं, पिछली बार ज्यादा इंटेंस था। वो बाकायदा हवा का कम दबाव मूव करके आके हमारे कैचमेंट्स जो हैं उनको हिट करता था, जिससे उसमें बहुत तेज बारिशें हो रही थी, टोरेंशियल रेन्स हो रही। अब क्या हो रहा है, अब मॉइस्चर जो है वो नमी आ रही है हमारे पास, और ऊपर से कोल्ड विंड आती है, जो मगरबी हवाएं होती हैं, वो जब इंटरेक्ट करती हैं उससे बारिश होती है। लेकिन एरिया वही है,
जम्मू और कश्मीर का जो इलाके हैं सारे, ये वाला एरिया है, और ये वही कैचमेंट्स है जो बनता है चिनाब का और जो झेलम का, मंगला का अपस्ट्रीम जो है, ये वही कैचमेंट है जहां पर पिछली बार बारिशें हुई थी। ठीक है। लेकिन ये जो है उस वक्त हवा का कम दबाव मूव करके आया था, वो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही। ताहम इरफान साहब, इसी कैचमेंट्स बिल्कुल में ठीक। बारिशें हुई। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने मौसम का अहवाल हमसे शेयर किया। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। हम बात कर रहे हैं मेनली आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले की, जो कि शुरू हो चुका है। 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहनी है। इससे पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग है, वोटर्स का टर्नआउट कैसा है। दोबारा से बात करते हैं। उम्मे हफ्जा सैयद, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ के में मीरपुर से ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हफ्जा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ये जानना चाह रहे हैं उम्मे हफ्जा कि बजाते फीमेल रिपोर्टर आप कवरेज कर रही हैं सारी, एक तो हमें अहवाल बताइएगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर कोई फीमेल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, इसकी क्या रीज़न है और कैसा टर्नआउट देखने में आ रहा है अभी तक? बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीरपुर डिवीजन की हद तक अगर बात की जाए तो पिछले 2 से 3 हफ्तों में एक ज़बरदस्त किस्म की इंतखाबी मुहिम देखने में आई है, सियासी सरगर्मी में देखने आई है। दर्जा हरारत जो था इलेक्शन का वो बहुत ही बुलंद रहा है, और आज फाइनली वो दिन है जब नतीजा अनाउंस हो जाएगा। जितनी भी मेहनत की गई है, जितना भी जोशो खरोश देखा गया है वोटर्स में, खवातीन वोटर्स में, मर्द वोटर्स में, आज उस सिलसिले का, उस मरहले का पहला वो मरहला है इलेक्शन का। और जैसा कि जानते हैं हम सभी कि ये जो इलेक्शन है ये तारीखी इलेक्शन होने जा रहे हैं। रिवायती इलेक्शन के साथ साथ ये तारीखी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में, मीरपुर, कोटली और भिम्बर में ये इलेक्शन होंगे। इसके अलावा अगर मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर बात की जाए, इंतखाबात की सूरत हाल के ऊपर बात की जाए, तो खवातीन और मर्द वोटर्स भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वोट कास्ट किए जा रहे हैं, शामियाने लग चुके हैं, कुर्सियां लगा दी गई है, लोग जोक दर जोक वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया, खवातीन वोटर्स का यहाँ पर बराह रास्त किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला, जो कि बड़ी ही हैरान कुन बात है, क्योंकि आज के दौर में खवातीन जैसे कि हर शोबे में अपना नाम बना रही है, हर फील्ड में खवातीन आगे आ रही हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, इलेक्शन की अगर बात की जाए, तो यहाँ से मीरपुर डिवीजन से बराह रास्त किसी भी खातून को किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा कल रात 12 बजे तक इलेक्शन के हवाले से काफी ज्यादा अफवाहें भी थी कि इलेक्शन इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इलेक्शन कैंसिल हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इंतखाबात का ये अमल जारी है, तो ये सबूत है कि जी इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन डिले नहीं हुए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है इलेक्शन को बाइकआउट करने का। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए ऐसी किसी भी किस्म की कोई हमें इत्तला मौसूल नहीं हुई है, किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पुरअमन तरीके से और शिफाफ तरीके से सुबह से लेकर अभी तक इलेक्शन का, इंतखाबात का, वोटिंग का, पोलिंग का ये अमल जारी है। बिल्कुल ठीक। हफ्सा सैयद, बताइएगा कि आपने बताया कि कोई खातून उम्मीदवार नहीं है, क्या वजह है कि खातून उम्मीदवार नहीं है? क्या पार्टी जो हैं स्टेक होल्डर्स, उनको कोई ऐसी पॉलिटिकली एक्टिव खातून वहाँ पर दिखाई नहीं दी जो उनकी नुमाइंदगी कर सकती है, या कोई और वजह है इसकी? मीरपुर डिवीजन में अगर मैं बात करूं खवातीन कैंडिडेट्स की, तो खवातीन की जो सरगर्मियां नज़र आई है कैंपेन में, इंतखाबी मुहिम में, कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चली है, जोशो खरोश से खवातीन ने उसमें हिस्सा लिया है। लेकिन बतौर कैंडिडेट किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट जारी नहीं किया गया। मीरपुर डिवीजन में अगर बात की जाए बरादरीज़म की, तो यहाँ पर कास्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बरादरीज़म के ऊपर वोट भी यहाँ पर कास्ट किए जाते हैं। सो मेनली
रीजन के बारे में कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से या फिर ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट नहीं किया जा सकता, इसका मेन रीजन क्या है। लेकिन अब तक के लिए यही है कि खवातीन मुहिम में तो हिस्सा लेती रही है, कैंपेन्स तो वो भरपूर तरीके से चलाती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो इस वक्त आज के इंतखाबात में दो बड़ी पार्टीज है, लेकिन कैंडिडेट के हवाले से या फिर टिकट जारी करने के हवाले से किसी भी खातून को तरजीह नहीं दी गई है। राइट, बहुत शुक्रिया। उम्मे हफ्सा सैयद हमारे साथ मौजूद थी, जो टर्न आउट की सिचुएशन है वो भी हमारे साथ डिस्कस करी थी, और कोई खातून कैंडिडेट क्यों नहीं है इस हवाले से भी हमने उनसे बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुपर वुमेन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम बात कर रहे हैं अनम अजीज़ की, जो अल्ट्रा मैराथन रनर है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप जानते ही हैं कि रनिंग का शौक अब बहुत तेज़ी से जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है माशरे में। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए वो रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मज़ीद जहतों में फैलता जा रहा है और हमें अब दिखाई दे रहा है कि कोह-ए-माई ट्रेल रनिंग की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनने लग गई है। और पहचान रखने वाली एक नामवर पाकिस्तानी मुहिम जो भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अनम उज़ैर उनका नाम है और उन्होंने एक और तारीखी संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन अपने नाम कर ली है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं जनाब, घने जंगलात हैं, वाइल्ड लाइफ के ख़तरात हैं, इससे भरपूर उन्होंने इंतहाई सख्त और जानलेवा मुकाबले में गैर मामूली अज़्म हौसले का मुजाहरा किया है। पहली पोजीशन हासिल की है और इससे पहले भी अनम उज़ैर कई कौमी और बैन अवी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनम। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, 100 किलोमीटर ये गलियात माउंटेन जो ट्रेल अल्ट्रा मैराथन है, बेसिकली कंसिडर की जाती है बहुत ज़्यादा मुश्किल और जानलेवा ट्रैक। तो इस चैलेंज को आपने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आपने इसको जीत भी लिया। इतनी शानदार, बल्कि इतनी मैं कहूँगी जानदार कारकर्दगी की उम्मीद आपको खुद से थी? मुझे ये पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अगर माउंटेनियरिंग की कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और उसमें मुझे पता है कि मुझे रात में जब हमें समिट पुश करना पड़ता है माउंटेनियरिंग में, तो हमें रात के टाइम पे हेडलैम्प लगा के वो सारा पहाड़ चढ़ना होता है। सो क्योंकि उसमें बड़ी अनसर्टन चीज़ें होती हैं कि एवलांच का ख़तरा है और कोई रॉक फॉल का ख़तरा है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वो उस एस्पेक्ट से भी मैं प्रिपेयर थी और इस तरह से भी प्रिपेयर थी कि हेडलैम्प लगा के जाना है। बट स्टिल मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं रात में जंगल में भागना कैसा होगा। तो उसके लिए ऑनेस्टली मैं इससे पहले, इस एक्चुअल रेस से पहले वहीं पे गई और मैंने 40 किलोमीटर किया रात के टाइम पे, खुद जानबूझ के जाके रात को 11 बजे शुरू किया और सुबह फिर मैं कर आई थी। और वो मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं एक एक्सपीरियंस कर लूँ। बट वो जो एक्सपीरियंस था वो उसमें तो मुझे मेरे 200 मीटर के फासले पे तेंदुआ भी मिल गया। सुन के डर लग रहा है, आपको डर नहीं लगा? मुझे ऑनेस्टली जब वो ये जो मैं बता रही हूँ नाइट रेक्की पे जब मैं गई, तो इस पे ना मुझे 200 मीटर के फासले पे एक हमें लाइटें नजर आई हैं। तो क्योंकि हमने हेडलाइट लगाया तो फिर कहा ये कोई लाइट है, पर वो गौर किया तो वो तेंदुआ बैठा था। ओह माय गॉड। और वो लेपर्ड बैठा हुआ था और वो उसकी आंखें थी और वो वहीं बैठा हुआ है। उसको हम लाइटें मार रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि वो वहां से हट जाए, बिकॉज इनका ये होता है कि अगर इनको लगे कि इनसे बड़ा कोई है ना तो फिर उससे डर के ये भाग भी जाते हैं। तो हमने उसको वहां से लिटरली, और मैं खड़ी भी हूँ, मेरे साथ मेरे 2 और साथी थे, वो उस पे एक राइट से टॉर्च मार रहा था, एक अपने से उसको ट्रिगर कर रहा था कि वो जाए वहां से। तो मैं वहां पे लिटरली वीडियो बना रही थी एंड आई हैव दैट क्लिप कि वहां पे वो सामने इतना एडवेंचरस ट्रैक था और उसकी तैयारी भी उतनी ही एडवेंचरस रही है जिस तरह से आप बता रही हैं। सो दिस वाज द प्रिपरेशन। सो इस प्रिपरेशन ने जो ये तेंदुआ नजर आ गया है ना बिल्कुल करीब, इसने इतना प्रिपेयर कर दिया था मेंटली कि आई वाज श्योर कि इंशाल्लाह मैंने ये करके आना है, मैं करके आऊंगी। राइट, अच्छा, डेफिनेटली टफ तो था और बहुत टफ था। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तेंदुए के अलावा इस ट्रैक पर क्या क्या खतरात थे जिनको, जो सारी रुकावटें हैं आप अबूर करती हुई आगे चली गई और फिर आपने जीत भी ली ये रेस? अच्छा, ऑनेस्टली जब हमने ये रन, इसमें ये हुआ था कि मौसम बहुत अच्छा था,
इसमें तो पूरा चांद था और मौसम बहुत ही अच्छा था। अब जब हमारी रेस शुरू होनी थी शाम 5 बजे, अब वो 5 बजे उसी टाइम पे ऐसा था कि ज़ीरो विजिबिलिटी थी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, वो इतना फॉगी था और उसके बाद बारिश होती रही। अब वो बारिश नॉन स्टॉप मिली है हमें, पूरी रात बारिश हुई है, अगला दिन हो गया बारिश है, तो उस बारिश ने इसको बहुत चैलेंजिंग बना दिया था। अब देखिए बारिश में हमें ये तो था, मुझे वाकई ये तो था कि चलो तेंदुआ तो नहीं बाहर आएगा कम से कम, इतनी तेज बारिश है, वो तो चुप के बैठे होंगे। बट स्टिल क्योंकि वो जो मानसून वाले जो और होते हैं, स्नेक्स हैं, सांप हैं, बहुत से बिच्छू नजर आए, बहुत से फ्रॉग्स थे और इतने बड़े बड़े कि मैं हैरान थी कि इतने बड़े भी होते हैं। कहीं पे उल्लू बैठे हुए नजर आ रहा है, कहीं पे कोई और चीज नजर आ रही है। सो एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि एक छिपकली आई है साइड पे, छिपकली मैं कहूंगी उसको, क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको गौर से देखती, तो इतनी बड़ी सी कोई चीज थी, उसने मेरे पैरेलल पे रनिंग शुरू कर दी है। मैं ऐसे से भाग रही हूँ, मेरे साइडों पे भाग रही है, वो वाज सो स्कैरी। तो ये सारे इस दौरान सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए थे? किस तरह से इन जंगली हयात से बचाया जा रहा था आपको? देखिए अब ये बात है कि अगर हम जंगल में हैं तो फिर जंगल में जाके तो कोई किसी की सिक्योरिटी का तो नहीं कर सकता अनलेस अनटिल आपने अपने पास, जैसे हमने एक टेजर रखा हुआ था, वो टेजर से आपको ये पता है कि चले मैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप किसी चीज से बचा सकते हैं आप, या अगर आपने चाकू रखा हुआ है अपने पास तो आपको पता है कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। अदरवाइज तो सिक्योरिटी मेजर्स तो हो नहीं सकते ना, ये तो जंगल है, इसमें जाके अगर हम वाइल्ड लाइफ को छेड़ेंगे, ये तो उनका हैबिटेट है, यहाँ तो हम जा रहे हैं ना, तो हमने ऐसा कुछ वो नहीं किया। अच्छा, और ये बताएं कि ये पूरा ट्रैक करने के लिए जो जानलेवा ट्रैक है, इसको मैं यही कहूंगी, कितना टाइम कितना लगा आपको? मुझे 26 घंटे लगे थे। 26 घंटे कंटिन्यूस 26 आवर्स। तो आप इस दौरान कोई सोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 24 घंटे में एक स्पेल तो होता है। मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये हुआ था कि देखिए जैसे हमने शाम को 5 बजे नथे गली क्लब से शुरू किया है, उसके बाद वो हम जाते हैं जी लाला साज की शुरू से होते हुए हमने मीरन जानी गए, मीरन जानी जाके समिट किया, समिट करके हम नीचे आते हैं, फिर हम बीरन गली की तरफ, डगरी बंगला की तरफ जाते हैं, डगरी से बीरन गली की तरफ, बीरन गली से हम ऊपर गए ठंडियानी रूफटॉप। अब वहाँ पे हम लोग रात को 1 बजे पहुंचे, तो वहाँ पे हमारा ये टारगेट था कि ऐसा करेंगे, हम 3 लोग जा रहे थे, तो हम ऐसा करेंगे कि वहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे अलार्म लगाया 15 मिनट का, सो 10-10 मिनट का नैप लिया वहाँ पे ठंडियानी रूफटॉप पे अपना एक बैकपैक भी रखा हुआ था जिसमें कि अपने कोई स्पेयर कपड़े और अपने सॉक्स वगैरह वो रखी हुई थी, तो उसमें कोई खाने पीने का सामान भी, तो इस तरह वहाँ पे नैप लिया था और फिर वहाँ से चलना शुरू किया, तो ऐसे लगा कि जैसे एक नई रेस शुरू हो गई है, तो इस तरह प्लानिंग की थी। अच्छा अनम, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि कुछ लोग माउंटेनियरिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग रनिंग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग खाना भी पसंद करते हैं जिसकी वजह से वो ये रनिंग जो है ना अपना लेते हैं। तो आप बताइएगा फॉर द लव ऑफ माउंटेन्स और फॉर द लव ऑफ फूड आपने ये चीज़ ज्वाइन की है? नहीं, फॉर द लव ऑफ फूड तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत खाती में हूँ, बट मैंने कभी जंक या शुगर या ये सब कभी भी नहीं, बिकॉज इट्स माई फिटनेस शुड बी ए लाइफ स्टाइल। ये नहीं है किसी एक चीज़ करने के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए मैं फिर खाना छोड़ दूँ, या मैं रनिंग, मुझे खाना बहुत पसंद है, कुछ लोग करते हैं कि वो रनिंग कर लेते हैं फिर हलवा पूरी खा लेंगे, सो उसका फायदा नहीं है कोई भी, सो ये मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। ऐसे ना कहें प्लीज अब आप वो हम जैसे लोग होते हैं। अच्छा अनम, मुझे ये बताइए कि ये अभी वाली तो हमने आपकी दास्तान सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग, और आप खतरों के खिलाड़ी बनकर इसमें से बाहर निकली। हमें ये बताइए कि ये आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ, ये रनिंग वाला शौक पैदा कैसे हुआ, और फिर इससे पहले मेजर जो रेसेस है जो आपने अपने नाम किए उनका भी ज़रा जिक्र कीजिए। अच्छा, रनिंग वाला शौक मैं आपको बताती हूँ कि रनिंग इज़ रिलेटेड टू फिटनेस, और जब आप एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो फिर आप कर रहे होते हैं कार्डियो, तो ऑफ कोर्स आप करेंगे। ये मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद उन दिनों ना लाइट 1-1 घंटे के बाद जाती होती थी, ये मैं 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो वो रात को ना 11 बजे लाइट जाती थी, तो वो मेरे हस्बैंड उज़ैर और मैं ऐसे करते थे, 11 से 12 वाला स्लॉट रखा हुआ था कि हम जाके रनिंग करेंगे, ऐसे ही शौक के तौर पर। तो ये वहाँ से
शुरू हुआ, हमने थोड़ी सी रनिंग शुरू की, फिर ऐसा ऐसा ट्रैकिंग, हनीमून ट्रिप तो हमारा नांगा पर्वत बेस कैंप था, तो उससे ट्रैकिंग शुरू हुई, फिर माउंटेनियरिंग के साइड पे गए, फिर रनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेवल पे करना शुरू किया। मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ जितना उज़ैर सीरियस हैं, बट मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर फर्स्ट टाइम वो कह रहे थे कि ये 100 किलोमीटर रेस होने जा रही है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जीतना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है इसमें पार्टिसिपेट करना। मैं जीत गई, वो अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक। वैसे कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, और यहाँ तो आपके जो शौहर है वो और आप दोनों मेरा ख्याल है इस जानिब एक साथ जो है आपने सफर अपना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम एक दूसरे को ये बताएं मौका अब मिलता है। अगले प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने वाली हैं? आगे कुछ भी आप ऐसा एडवेंचरस बस आप कराएं इंट्रोड्यूस, उसमें आप अनम उज़ैर को देखेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, इंशाल्लाह। और वैसे कोई इंटरनेशनली भी है कोई जहन में कि इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है? मैंने जैसे लास्ट टाइम न्यूयॉर्क की थी, उज़ैर ने न्यूयॉर्क बर्लिन भी की हुई है, इसी तरह होती रहती हैं। असल में सैडली या अनफॉर्चुनेटली होता ये कि मैंने इस साल सिडनी मैराथन के लिए भी जाना था, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वीज़ा। तो ये किसी भी के बारे में, इस चीज़ के बारे में कहना बड़ा वो अनसर्टेन है फ़िलहाल, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन और बहुत सी चीज़ें हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बहुत से फ़ायदे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन चीज़ों में हम थोड़ा सा वो भी थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इंशाल्लाह कुछ एडवेंचर होगा। जितनी बड़ी बड़ी मैराथन्स हो रही हैं पाकिस्तानी शिरकत कर ही रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी करेंगी, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की, अपना सफ़र हमारे साथ शेयर किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जरा क्रिकेट की बात कर लेंगे। ट्रोबा टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ की जानिब से पहली इनिंग्स में बनाए गए 311 रन्स के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 199 रन्स बना लिए। इमामुल हक 63, अजान अवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। शान मसूद की बात करें तो 28 रन्स के साथ 88 रन्स के साथ क्रीज पर वो इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए नॉट आउट हैं। ये सारी सिचुएशन है जी, इसको डिस्कस करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक हैं? सलीम भाई बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताइएगा हमारी क्रिकेट टीम इस वक्त किस सूरत हाल का शिकार है? पहली इनिंग्स है, क्या हमें खुश होना चाहिए इतनी जल्दी? क्योंकि अभी तो 200 रन हुए हैं, तकरीबन 112 रन और दरकार हैं इक्वल करने के लिए, और फिर उसके बाद हमें लीड भी देनी है उनको। बिल्कुल, माशाल्लाह आपको भी अच्छा तजुर्बा हो गया अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब आप समझ जाते हैं कि यहाँ जल्दी खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब तक की जो हाल है वो बेहतर है। बॉलिंग हमारी बेहतर है, सिवाय आमिर जमाल के सपने अच्छी बॉलिंग की। आमिर जमाल की बॉलिंग पे काफी रन्स बने। अगर हम अब्बास को देखें, हुर्रम को देखें, खासतौर पे अब्बास ने अपने तजुर्बे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और मोहम्मद अली ने बाद में लास्ट में जो विकेटें ली, तो एक जब लग रहा था कि शायद 350 से आगे भी जा सकती है वेस्ट इंडीज, लेकिन बॉलर्स ने हमारे अच्छा एक कमबैक किया। और खास तौर पर मैं एक चीज की निशानदेही करना चाहूंगा जो आपने नोट की होगी कि सिर्फ फील्डिंग में गो के कैचेस कुछ गिरे भी, लेकिन कैच लिए भी अच्छे। खासतौर पर सलमान अली आगा, उन्होंने 4 कैच लिए, बहुत अच्छी उनकी फील्डिंग रही। अब आते हैं बैटिंग की तरफ, तो जब अजान अवैस बोल्ड हुए 0 पे, तो लग रहा था कि यार यही कहीं दोबारा वही पुराने वाला माहौल ना वापस आ जाए, लेकिन इमामुल हक अच्छा खेले। शान मसूद की कल तो शान पे बात करना जरूरी है। लग रहा था कल तो वो किस्मत जो थी बिल्कुल उनके साथ है। वो अपने शॉट खेल रहे हैं, वो फील्डर के हाथ के ऊपर से जा रही है, कोई किधर से जा रही है, चौके हो रहे हैं। शुरू में तो कई उनको चांसेस मिले इस तरह के, लेकिन बाद में वो सेट हो गए और 88 रन बना चुके हैं, सेंचुरी की तरफ गामजन है। ये शान की एक खासियत है कि वो पॉजिटिव खेलते हैं थोड़ा, मतलब ये नहीं देख रहे कि भाई टेस्ट मैच है या क्या है, वो अपने हिसाब से जहाँ उनको कोई लूज बॉल मिलेगी तो उसको वो हिट करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने इमाम का जिक्र किया, इमाम का मखसूस स्टाइल है, लेकिन अच्छा है, टेस्ट मैच में जरा रुक कर भी खेलना चाहिए। तो बैटिंग पाकिस्तान की अब तक बेहतर है। अब तक मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हमने इस मैच में 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए हैं, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। अब हमारी टेल शुरू हो जाएगी, अब हमें इनको पार्टनरशिप बनानी होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सलीम खालिक साहब, आपने मिस कर दिया है कैप्टन के बारे में, तो कोई बात ही नहीं की। बाबर आजम की 23 रन्स पर क्या कहेंगे? मैंने वो जानबूझ के छोड़ा, मैंने कहा सारी बातें मैं अभी बोल दूंगा तो फिर आप सवाल क्या करेंगे? जी
कैप्टन नो डाउट, कैप्टन जल्दी आउट होगा, उनसे उम्मीदें बहुत थी। लेकिन वो उनका जो एक टेस्ट क्रिकेट में बैड पैच है वो थोड़ा लंबा हो गया है। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके, 4 साल में 4 50s हैं उनकी सिर्फ, और 26 का उनका एवरेज है। उस हिसाब से तो उन्होंने जो रन बनाए वो उसके आसपास ही हैं। लेकिन हमें बाबर से मजीद बड़ी इनिंग्स चाहिए। कभी इस सीरीज में 3 बार उनको शायद और बैटिंग का मौका मिले, फिर इंग्लैंड में 3 टेस्ट हैं, तो होपफुली वहां बाबर की जानिब से बड़ी इनिंग देखने में नजर आएगी। फिलहाल तो शान को और सलमान को आज जब वो बैटिंग शुरू करेंगे तो उनके जहन में यही होना चाहिए कि हमको इतनी बड़ी शराकत बनानी है कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट 100 रन की तो जो है वो बरतरी ले, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करके जीतने का सोचा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी मैच शुरू होता है, अगले दिन का खेल शुरू होता है, जितनी भी बड़ी पार्टनरशिप लगी हुई हो तो वो बैट्समैन को 0 से शुरू करना पड़ता है। यहाँ तो सलमान वाकई 0 पे अभी खेल रहे हैं, शान के 88 हैं, तो यहाँ जरा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद फिर जो बैट्समैन आने शुरू होंगे रिजवान है, लेकिन फिर जो एक लंबी लाइन लगेगी ना वो फास्ट बॉलर्स की, फिर वो स्पिनर है, वो थोड़ी थोड़ी बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिलायबल नहीं है जो हम कहें कि यार ये आया तो ये तशवीश हो रही थी। अच्छा सलीम भाई, ये भी बताइएगा कि हम शान मसूद की देख रहे हैं बैटिंग, वो तो शानदार जा रही है, वो तो साबित कर रहे हैं कि जब उनके कंधों से ये बोझ हटाया गया है तो वो ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं और उनका बैट ज़्यादा स्विंग कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब बाबर आजम को अपनी पोजीशन संभालने के लिए कैसी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो बाबर आजम अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है उनको परफॉर्म करना ही चाहिए, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्हें मैचेस जीतने पड़ेंगे ताकि वो अपनी ये जो कप्तानी है उसको बरकरार रख सकें। पहले मैं शान के बारे में बात करूं कि शान के हवाले से ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही मैं इसको कहूंगा, या जानबूझ के फैलाया गया है क्या है कि शान की परफॉर्मेंस नहीं है और वो कैप्टनसी की वजह से खेल रहे थे। ये गलत है बिल्कुल। अगर आप स्टैट्स निकालें पाकिस्तान क्रिकेट के 1.5-2 साल के, तो हमारे जो टॉप 3 बैटर्स हैं वो शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा हैं। बाबर तो उनमें शामिल भी नहीं है। और शान मसूद के रन भी 1000 से ज्यादा रन है उनके, सेंचुरियां भी उन्होंने बनाई हैं, 50s भी उन्होंने बनाई हैं। लेकिन चूंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, टीम बहुत हार रही थी, तो वो कैप्टनसी पे जाहिर है बात उठती है, तो वो इस वजह से सिंगल आउट हो रहे थे। दूसरी एक बात यह है कि वो एक अमीर घर के लड़के हैं, तो हमारे यहाँ एक हमारा जो माइंड सेट है ना वो यही है कि एक कोई अमीर है, कोई बहुत सेट है ना, तो वैसे ही उससे ना एक शुरू हो जाता है, यार ये तो पर्ची है, सिफारिश पे आया होगा, अब्बा ने फोन कर दिया होगा। भाई अगर पर्ची होता ना, एक आध मैच में एक्सपोज होके बाहर हो चुका होता, अब तो काफी रन बना लिए, हजारों रन कर लिए। तो ये एक जो नेगेटिव चीजें उनके साथ लगाई गई है, मैं कहूँगा जानबूझ के लोगों ने, इसकी वजह से एक जो आम शाइक है उसके जहन में उनके हवाले से यही बातें आती है। अभी वो 100 भी कर जाएंगे फिर भी लोग नेगेटिव बातें कर रहे होंगे। ये तो है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो 2 टेस्ट स्क्वाड में अहम तब्दीलियां की गई हैं, बाबर वाली बात रह गई। जी 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 बाबर जी 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 प्लीज कीजिए। बाबर का ये है कि बाबर आजम ने अभी कैप्टनसी के अपने नए दौर का आगाज किया है, और जैसे अभी हमने जिक्र किया कि उनकी एज अ बैटर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो अब उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उनकी परफॉर्मेंस में हमें बेहतरी नजर आए। हमें एक बात और याद रखने की जरूरत है, अगर हम ये सीरीज जीत भी गए 2-0 से, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 8वें नंबर पर है और हम 9वें नंबर पर हैं। यानी ये जो नीचे की 2 टीमें उनकी सीरीज है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, जो हमारा स्टाइल होता है कि हम जिम्बाब्वे को भी हरा देते तो मिठाइयां बांट रहे होते। तो इस चीज को थोड़ा हमको जहन में रख के चलना पड़ेगा। असल इम्तिहान इंग्लैंड में है, लेकिन यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए। अब आपका सवाल आ रहा था, लेकिन मैं हाँ ठीक है सलीम खान साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो इस मैच की जो जीत है या ये सीरीज की जो जीत है हमें इंग्लैंड वाले मैचेस में कितना सपोर्ट करेगी, कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी, और दूसरा ये कि जो टेस्ट स्क्वाड में जो तब्दीलियां की गई हैं 2, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तब्दीलियां जो थी वो मजबूरी में पड़ी, क्योंकि अब्दुल्ला फजल बैक इंजरी का ऐसा शिकार हुए कि वो बेचारे ना सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि जो अगली इंग्लैंड की सीरीज है उससे भी बाहर हो गए। बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत बासलाहियत प्लेयर है, बहुत टीम के लिए भी एक सेटबैक है, उनके खुद के लिए भी कि जब वो कदम जमा रहे थे अपने, तो ऐसी इंजरी उनके वो पेश आ गई हो। उम्मीद है उनके लिए कि जल्दी फिट हो। और अब आते हैं कि जो 2 नए आए हैं,
अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला नो डाउट शफीक, अच्छे साउथ प्लेयर हैं, शफीक। लेकिन अभी रिसेंटली किस परफॉर्मेंस पे उनको मुंतखब किया गया है ये तो शायद सेलेक्टर्स ही बता सकते। एक प्लस पॉइंट उनके लिए ये था कि वो अंदर ग्लोबल सुपर लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज में ही मौजूद है, तो आना आसान था। वैसे भी उनका नाम टीम में आ रहा था जब पहले सुनने में आ रहा था, लेकिन एंड टाइम पे फिर वो शायद पता नहीं किस वजह से Right. बाहर हुए। सही तो में। अब आ गए तो उम्मीद करेंगे अच्छा। फिर दूसरा सऊद शकील, वो तो बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन अपने आप को उस तरह मनवा नहीं सके जिस तरह मनवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आप देखते सलीम हैं भाई, कि ये जो एक बार फिर मौका मिल रहा है तो क्या करते हैं। ठीक है। राइट, ये जो डेब्यूटेंट हैं अली उस्मान, इनका भी तस्करा कर लेते हैं। गो के वो कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है? 13 ओवर किए, 35 रन उनको हुए हैं। देखें, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया है और काफी अरसे से खेल रहे हैं। अब उनको उनकी मेहनत का सिला मिला है, और चूंकि हाँ कंडीशंस हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार नजर आ रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक इनिंग की बुनियाद पर उनको जज करना दुरुस्त नहीं होगा। उनको खिलाना चाहिए और दूसरा टेस्ट भी खिलाए, इंग्लैंड में भी मौका दें, फिर कहीं जाके हम बात कर सकते हैं। क्योंकि एक बेचारा एक बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतने जिंदगी के अहम साल लगा के उसको देर से फिर मौका जब मिले, फिर एक इनिंग की बुनियाद पर जज करने लगे हम सही। उनको कि यार ये तो विकेट लिए ऐसा है, वो उनके साथ भी टाइम गलत होगा। देना ऐसा चाहिए। नहीं कर सकते। ठीक तो है। उनको हमको वक्त देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट की हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे होनहार तालिब इल्म से जिसने आलमी सतह पर अपनी जहानत और मेहनत का लोहा मनवाया है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट के क्लास नहम के कैडेट हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल अवान ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दुनिया के 40 ममालिक, 923 तालीमी इदारे, 2232 तलबा ने शिरकत की है, जहाँ सख्त मुकाबले के बावजूद हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल अवान ने अपनी गैर मामूली रियाजती सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है। मज़ीद होनहार तालिब इल्म हाफिज मुजम्मिल से हम खुद बात करते हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुजम्मिल आपको इस शानदार अचीवमेंट पे हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त भी, इस वक्त भी? आपकी ये जो आपकी अचीवमेंट है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। और सबसे पहले तो ये कि जब ये आपको पता चला कि आपने ये अचीवमेंट जो है वो स्कोर कर ली है, तो उसके बाद क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और तब भी यही था कि जब उन्होंने ऐलान किया, सबसे पहले मुझे अपने वालिदैन के बारे में ख़्याल आया, अपने उस्ताद के बारे में ख़्याल आया। सबसे पहले मेरे वालिद साहब, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद मेरे मैथ के सर कॉलेज में जो हैं सर शकील और सर अमीन, और सर शकील ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे आके अपने परफॉर्म कर सकूँ। साइमॉक के लिए तैयारी करवाई और एमओ भी उन्होंने हमें दिलवाया। ऐसे कॉन्टेस्ट के लिए हमें वो तैयार करते हैं। और ब्रिगेडियर हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ब्रिगेडियर मलिक नासिर अली अवान, उन्होंने हमें मौक़े फ़राहम किए ताकि हम ऐसे बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके परफॉर्म कर सकें। ज़बरदस्त। मुजम्मिल आप बहुत आगे जाएंगे। आपके इस जवाब से मुझे जो है ना अंदाज़ा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पहले प्लान किया होता कि गोल्ड मेडल आपको मिलेगा, या फिर आप ये वहाँ जाकर पता चला कि आप उनमें सबसे नुमाया थे? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ मिले, गोल्ड मेडल मिलेगा। वहाँ पे जब हम गए, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख के वैसे ही शौक हो गए थे हम तो। उसके बाद जब हमारे मुकाबले शुरू हुए तो वहाँ पे हमारी टीम्स बनी थी बेसिकली, और टीम्स में भी हमारे साथ ये नहीं पता था कि हमारे साथ कौन से ग्रेड के बच्चे होंगे। मेरा जिनके साथ मुकाबला हुआ था वो पहले मेरे 3 मुकाबले हुए थे ग्रेड 9 वाले के साथ और बाकी ग्रेड 12 वाले के साथ। मेरा था ग्रेड 8 से, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा नर्वस था। मगर जब पता लगा गोल्ड मेडल मिला तब बहुत खुशी हुई। ज़बरदस्त। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक तो नर्वस तो आप डेफिनेटली बनता है जब 2232 जो कैंडिडेट्स हैं वो हों वहाँ पे, और फिर आपको पता हो कि डिफरेंट क्लासेस से, एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा आपका इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके के लोग मिले, डिफरेंट तरह से उन्होंने हमें नॉमिनेट करवाया। उसके बाद जब हम टेस्ट देने अंदर गए तब कुछ नहीं पता था कि क्या आएगा, कैसे आएगा। उन्होंने सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया। और उसके बाद वहाँ पे हमारे साथ जो हमारे टीममेट्स थे वो, क्योंकि वो पहले एक था हमारे साथ, वो पहले परफॉर्म कर चुका था, उसने हमें सब कुछ बताया कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है।
वरना हमें कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुजम्मिल, ये आपका पहला ट्रिप था पाकिस्तान से बाहर? जी बिल्कुल, पहला ट्रिप था। कैसा एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर कैसा था जो आपको बाहर जाकर देखने का मौका मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट कंट्री लगी। वहाँ पे जाके ये पता लगा कि हम अकेले कैसे रह सकते हैं, अकेले, क्योंकि बाकी जो मेरे साथ स्टूडेंट्स गए थे उनके साथ उनके पेरेंट्स थे। मैं अकेला गया था, तो अकेला रहना है ये पता, पहली बार मैं आउट ऑफ कंट्री अकेला गया। वैसे मैं कैडेट कॉलेज में हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आदत थी, मगर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वहाँ पे हमें, क्योंकि डिफरेंट पेरेंट्स आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। उनकी मॉरल सपोर्ट भी आपके साथ रही। अच्छा, स्पेसिफिकली हम मैथ्स की बात करते हैं जी। मतलब मेरा ख्याल है 80% बच्चे भागते हैं मैथ्स से, और बाकी 20% का फेवरेट होता है, क्योंकि पता होता है कि इस पे बस स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए तो इसमें पता है नंबर पक्के हैं पूरे के पूरे। तो आपको कैसे ये मैथ्स आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? कैसे बना फेवरेट, अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो? पहले मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं था, मैं भी पहले भागता था। जब मैंने हिफ्स कंप्लीट किया उसके बाद मुझे, मेरे चाचू हैं वो मैथ के टीचर हैं, सर अजीज़ नाम है उनका, उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन की, राजा एकेडमी। उधर मेरे मैथ के सर थे सर बुलंद, उनकी वजह से मुझे मैथ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अभी गैरिजन कैडेट कॉलेज को हार्ट में मुझे सर अमीन और सर शकील ने बहुत अच्छी मैथ लगवाई। बस इन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल। फेवरेट सब्जेक्ट बन गया? फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। वैसे मैथ्स के बारे में कहते हैं कि इट्स अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल। तो फिर यूनिवर्स से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। बहुत सारी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस जो आपको ना सिर्फ मैथ्स के बारे में बताती है बल्कि यूनिवर्स के बारे में बता रही होती है। बिल्कुल। कुछ उनमें इंटरेस्ट पैदा हुआ आपका? मैं उनकी वजह से मैथ देखना तो अच्छा नहीं लगा, मगर मुझे ये अच्छा लगा कि मैथ में सॉल्विंग अच्छी लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना, अपनी लाइफ में यूज़ करना। अब जैसे हम साइमॉक के लिए गए तो वहाँ पे हमें मैं डिफरेंट गेम्स में मैथ को यूज़ करना था, डाइस गेम्स में मैथ को यूज़ करना था। मैथ मास्टरमाइंड गेम थी जिसमें दरमियान में नंबर लिखा होता है, साइड पे 4 डिफरेंट नंबर होते हैं, उससे दरमियान वाला नंबर बनाना होता है। पर उसमें मैथ मज़ा आने लग गया बस इसी की वजह से। अच्छा, हमें इस ट्रिप के बारे में बताएं कि ये आपका स्पॉन्सर्ड ट्रिप था या इसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ा? नॉमिनेट इस ट्रिप के लिए आपने क्या खुद को किया या फिर आपके स्कूल ने या कॉलेज ने आपको नॉमिनेट कराया? ये भी ज़रा डिटेल्स बताएं। नहीं, ये स्पॉन्सर ट्रिप नहीं था, मेरे वालिदैन ने इसका ख़र्चा उठाया। और इसके लिए साइमॉक के लिए पहले हमें एएमओ देना पड़ता है, उसमें जो मेडलिस्ट होते हैं उनको सिंगापुर जाने का मौका मिलता है, और मेडलिस्ट और ऑनरेबल मेंशन जिनको मिलता है उनके पास चॉइस होती है कि वो यूएसए जाएं। तो मैं, कॉलेज वालों ने मुझे बोला कि आप सिंगापुर जाओ, उन्होंने मुझे बैकअप दिया, बस उनकी वजह से मैं सिंगापुर गया। और सर शकील ने बहुत मुझे बैकअप दिया, हमारे प्रिंसिपल ने हमें बहुत सपोर्ट दी, उनकी वजह से। सर शकील आपके फेवरेट लग रहे हैं हमें। जी, अच्छा, दूसरा ये कि आपकी कितनी मेहनत थी, आपके पेरेंट्स की कितनी मेहनत थी, आपके असातिज़ा की कितनी मेहनत थी इसमें? मेरे पेरेंट्स और असातिज़ा की सारी मेहनत थी, उन्हीं की दुआएं थी। आपकी कोई मेहनत नहीं थी? नहीं, मेरी भी मेहनत थी मगर ज़्यादा उनकी थी। मैंने कहा ना आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको टाइम कितना लगा इसके प्रिपरेशन के लिए? 1 ईयर। 1 साल आपको लगा? कम से कम 1 साल। अच्छा, और ये बताइएगा कि क्या इसके बारे में आपको खुद से पता चला कि ये ओलंपियाड है और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी ने बताया या स्कूल या कॉलेज ने बताया? नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसे IKMC और साइमॉक एएमओ इनके होते रहते हैं, उसी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एएमओ में पता ही नहीं था कि ये साइमॉक में फ़ाइनल होता है इनका। जब उसमें मेरा मेडल आया तब सर ने हमें बताया कि जिनके मेडल हैं वो सिंगापुर जा सकते हैं और जिनके ऑनरेबल मेंशन है वो यूएसए। अच्छा मुजम्मिल, आपके दोस्तों ने आपको चीयर अप किया जब आप वापस आए? बड़ी खुशी महसूस हुई होगी उनको? बिल्कुल, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत चीयर अप किया, उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी। फ्यूचर गोल्स क्या है मुजम्मिल के आगे? क्या क्विकली हमें बताएं, क्या प्लान? इंशाल्लाह मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ एज एन SSC कमांडो। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, बड़े ख्वाब हैं आपके। ब्रिलियंट ब्रेन्स जो हैं वो हमारे आर्मी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आने के लिए, अपनी ज़िंदगी के जो एम्स हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी अचीवमेंट शेयर करने के लिए। इसी तरह के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब आलमी सतह पर जाते हैं, गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है फिर इनको अपने कंधों पर उठाना और फिर इसी तरह से चीयर अप बकअप करना। exactly. और एक्सप्रेसो हमेशा से अपना प्लेटफॉर्म फराहम करता रहा है ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी। जनाब, अभी वक्त हुआ इजाज़त का, जाते जाते एक बार फिर आपको बताते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो है पहले मरहले के वो शुरू हो चुके हैं। 5 बजे तक पोलिंग जारी रहनी है, तो अपने घरों से बाहर निकलिए। वैसे तो हमें पता है कि टर्न आउट वहाँ का ज़बरदस्त रहता है हमेशा, क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है। तो आगे जो है अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो मैदान मारती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।